प्यारे दोस्तों, यूपी पुलिस में लगातार हिंदी साहित्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को और उनके तथ्यों को लेकर आ गए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर हिंदी। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो फ्रेंच भाषा में लिखा था। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। और किसने लिखा था? तो ये लिखे थे गार्स द तासी ने। ये फ्रांस के थे, तो फ्रांस के थे तो फ्रेंच भाषा में लिखा था, ऐसे याद कर लेना। अब देखिए, गार्स द तासी ने इस्तवार द ला लित्रेयूर हिंदुस्तानी नाम से फ्रेंच भाषा में पहला इतिहास लिखा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से हिंदी साहित्य की जो है वो शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सारे ऑप्शनों को भी मैं बिल्कुल विधिवत तथ्यों के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताते जाऊंगी। तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था? सिद्ध सामंत काल नाम यहाँ पर किसने दिया था? क्या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल कहा था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही सबसे पहले आदिकाल कहा था। ठीक है, आदिकाल किसने कहा था ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था और रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा था। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गए। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सिद्ध सामंत काल, तो ये कहा था राहुल सातकर्यायन ने कहा था। राहुल सातकर्यायन ने कहा था। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा था? तो इसे सबसे पहले आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो आज सर्वमान्य है। ठीक है, विश्वनाथ ने इसे क्या कहा था? तो वीरकाल कहा था। तो ये सारे ऑप्शन भी आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हिंदी का क्या माना जाते हैं? अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको एक ही प्रश्न में छुपे हुए नजर आ रहे हैं। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता थे वो थे चदंबर दाई। कौन थे? चदंबर दाई थे। और इसे हिंदी का क्या माना जाता है? तो इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और किसने माना था इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ी सी इसकी व्याख्या को देखिए। तो यहाँ पे है जगनिक। अब जगनिक को परमाल रासो, जगनिक ने परमाल रासो को लिखा, जिसे आला खंड भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो परमाल रासो किसने लिखा था पूछा जाएगा, तो ये लिखा था जगनिक ने। ठीक है, और इसे आला खंड भी कहा जाता है। ये बरसात में गाया जाने वाला गान होता है। उसी प्रकार यहाँ पे नरपति नाल, इन्हें विशल देव रासो लिखा। इन्होंने विशल देव रासो लिखा था, जो एक विरह परक श्रृंगारिक काव्य है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। अगला है यहाँ पे दलपति विजय, इन्होंने लिखा था खुमान रासो। तो खुमान रासो दलपति विजय ने लिखा था, जिसमें चित्तौड़गढ़ के राजा खुमान का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से किस आदिकालीन कवि को जाना जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो मैथिल कोकिल के नाम से यहाँ पर हमें जाना जाता है विद्यापति को। किसको जाना जाता है? विद्यापति हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगर यही बात करें स्वयंभू के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये शंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि को कहा जाता है। अमीर खुसरो जो है, इन्हें तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही यहाँ पे पुष्पदत्त है, तो पुष्पदत्त को भावभूति या फिर व्यास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे व्याख्या को देखेंगे तो वही चीजें लिखी है। इन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की थी। किसने की थी? विद्यापति ने की थी, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की है। और किस भाषा में किया था? मैथिली भाषा में किया था। और इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखना। अगला यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताई दिया, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है और ये खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। किसके? खड़ी बोली के। और इसी प्रकार स्वयंभू, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्होंने
पौंचर्यु, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। पौंचर्यु यानी रामायण लिखा था, ठीक है। अगला पॉइंट है पुष्पदत्त, इन्हें अपभ्रंश का भवभूति या फिर व्यास कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुकरिया, पहेलिया और दो सूखने लिखने वाले प्रथम कवि कौन थे। अब यहाँ पे पूछा है कुकरिया, पहेलिया और दो सूखने लिखने वाले प्रथम कवि कौन थे, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो देखिए आपको 4 आंसर यहाँ पे नजर आ रहा है, अमीर खुसरो, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और चदंबर दाई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमीर खुसरो को आदिकाल में मनोरंजन प्रधान साहित्य लिखा था, ठीक है, जैसे कि एक थाल मोती से भरा। अब यहाँ पे ये पूछ सकता है एक थाल मोती से भरा ये किसकी रचना है, किसने लिखा था, तो अमीर खुसरो ने लिखा था, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। कबीरदास, इन्होंने साखी, शबद, रमैनी यानी कि ये क्या है, बीजक की रचना की। इनकी भाषा जो है सधुक्कड़ी है, इनकी भाषा क्या है, सधुक्कड़ी है। तो बीजक के जो रचनाकार कौन है, वो कबीरदास है और इनकी भाषा क्या है, सधुक्कड़ी है, ये भी ध्यान रखना। मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने अवधी भाषा में पद्मावत महाकाव्य लिखा। देखिए एक पॉइंट से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो पद्मावत है वो क्या है, तो वो महाकाव्य है, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया, तो अवधी भाषा में लिखा गया। किसने लिखा, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। देखिए मतलब चीजें कम आपको यहाँ पे दिख रही है, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा फैक्ट भरा है ना कि आप याद कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगला यहाँ पे चदंबर दाई, इन्होंने केवल वीर रस और श्रृंगार रस के 56 छंद लिखे थे, ठीक है। अब आ गया अगला क्वेश्चन। अगला है कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक का संपादन किसने किया था, ठीक है। बीजक किसका है, कबीरदास का है, अभी हमने प्रश्न में पिछले देखा। अब यहाँ पे बोला है इसका जो संपादन किया था वो किसने किया था, ये बहुत डीप में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो संपादन किया था वो किया था धर्मदास ने। किसने किया था, धर्मदास ने किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए धर्मदास कौन थे, तो ये कबीर के परम शिष्य थे, ठीक है। इन्होंने कबीर की वाणियों को बीजक यानी कि साखी, शबद, रमैनी नाम से संकलित किया था। बीजक को किस नाम से संकलित किया था, साखी, शबद, रमैनी के नाम से संकलित किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ऑप्शन को देखिए। रैदास, ये कौन थे, ये मीराबाई के गुरु थे और इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। उसी प्रकार है मलुक दास, इनका प्रसिद्ध दोहा है, मलुक दास का प्रसिद्ध दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अब देखिए यहाँ पे आपको नाम भी दिख रहा होगा तो थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो ये मलुक दास का है, ठीक है, दोहा है, ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे है सुंदर दास। अब ये क्या थे, ये संत कवियों में से सबसे ज्यादा शिक्षित और शास्त्रिज्ञ कवि थे, तो इसको इतना ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर आ गए। पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है। देखियो आ गया ना, पद्मावत महाकाव्य जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है ठेठ अवधी भाषा में। किसने लिखा है इसको, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, ठीक, किसने लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने, और इसको लिखा है ठेठ अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। देखिए पद्मावत 1540 ईस्वी में सूफी काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, ठीक है, जो ग्रामीण या ठेठ अवधी भाषा में है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। थोड़ा सा देख लीजिए। सूरदास ने सूर सरावली की रचना किसमें की थी, तो ब्रज भाषा में की थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस संस्कृत निष्ठ या साहित्यिक अवधि में लिखा गया है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने प्रथम खड़ी बोली महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा था। तो प्रिय प्रवास किसने लिखा था, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा था खड़ी बोली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का जहाज कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारे सूरदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बहुत ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए रसखान, ये मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि थे जिन्होंने प्रेम वाटिका लिखी थी। प्रेम वाटिका जो ये रचना है ये रसखान जी की है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके अलावा तुलसीदास ये राम भक्ति शाखा के कवि थे।
राम भक्ति शाखा के कवि थे और अष्टछाप में शामिल नहीं थे। ये जो है अष्टछाप में शामिल नहीं थे। अगला है यहाँ पे कुंभन दास, ये अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि थे। इनका प्रसिद्ध कथन है संतन को कहाँ सीकरी सो काम। ठीक है, ये ध्यान रखना इनका जो कथन है, क्योंकि ये क्या है, अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि थे। ठीक है, वरिष्ठ यानी सबसे अनुभवी कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस महाकाव्य में कुल कितने कांड होते हैं, कुल कितने अध्याय होते हैं? तो ये सब लोगों से बन जाना चाहिए। तो रामचरितमानस महाकाव्य में कितने, टोटल 7 अध्याय होते हैं। ध्यान रखना, रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है। बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है कि रामचरितमानस महाकाव्य है कि नहीं है। तो ये महाकाव्य है, इसमें टोटल 7 कांड या अध्याय होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो ये टोटल 7 कांड है। ठीक है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख लेना, साकेत जो है साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग हैं। ठीक है, साकेत महाकाव्य है और उसमें टोटल 12 सर्ग हैं। उसी प्रकार कामायनी महाकाव्य में टोटल 15 सर्ग है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऋतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया था? बताइए, ऋतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया था? तो श्रृंगार काल का नाम दिया था ऋतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, विश्व प्रसाद मिश्र। देखिए, विश्व प्रसाद मिश्र ने ऋतिकाल में श्रृंगार काल की प्रधानता के कारण इसे श्रृंगार काल नाम दिया था। श्रृंगार की प्रधानता के कारण इसे नाम दिया था ऋतिकाल, यानी कि श्रृंगार काल। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, मिश्र बंधु इन्होंने ऋतिकाल को क्या कहा? इन्होंने ऋतिकाल को अलंकृत काल कहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलंकृत काल ऋतिकाल को किसने कहा? तो मिश्र बंधु ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने इस काल को क्या कहा था? तो ऋतिकाल किसने कहा था? ऋतिकाल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल इन्होंने इसे क्या कहा था? तो इन्होंने इसे कलाकाल कहा था। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग अच्छे से देख लेना। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऋतिकाल के उस एकमात्र कवि का नाम बताइए जिसने केवल वीर रस में रचनाएं की है। ठीक है, कवि का नाम बताना है जिसने केवल वीर रस में रचनाएं की है। तो सही उत्तर हमारा भूषण हो जाएगा। ठीक है, इसमें वीर योद्धाओं को वर्गीकृत किया गया है, इसका राइट आंसर भूषण हो जाएगा। देखिए इन्होंने क्या किया था? भूषण ने शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी थी। तो छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये भूषण की रचनाएं हैं। इसको आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे बिहारी लाल के बारे में जानें तो ये रीति सिद्ध कवि थे। इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें कितने दोहे हैं? तो 713 दोहे हैं। तो बिहारी सतसई की रचना किसने की थी? तो बिहारी लाल ने की थी। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये रीति सिद्ध कवि थे। उसी प्रकार घनानंद जो थे ये रीति मुक्त कवि थे। ये कैसे थे? रीति मुक्त थे और ये रीति सिद्ध थे और अपनी प्रेमिका सुजान के प्रति प्रेम तथा विरह वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसी प्रकार यहाँ पर केशव दास है, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछता है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो क से कठिन और क से केशव। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को कहा जाता है। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका। देखिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, आधुनिक हिंदी काल का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य और पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान की थी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लीजिए और भी जो कवि हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर क्या है? तो हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग पड़ा। तो द्विवेदी युग जो है वो महावीर
प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे द्विवेदी आ रहा है तो द्विवेदी युग आ जाएगा। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, तो ये ध्यान रखना, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। वैसे ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि, और इन्होंने क्या किया था? तो ये प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचना की थी, ठीक है। प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है ना, ये रचना वो क्या है? महाकाव्य है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट, ये क्या थे? तो ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख साहित्यकार थे तथा हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। तो ये भारतेंदु मंडल के थे। और यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है ये प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचना की थी, और द्विवेदी युग के थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, हमारे चैनल टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको इसकी PDF भी। देखिए अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिय प्रवास, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्रिय प्रवास। और अभी आपने यहाँ पे क्या देखा है? अभी आपने यहाँ पे देखा प्रिय प्रवास क्या है? महाकाव्य है, और इसके जो रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो प्रिय प्रवास है, ठीक है। देखिए प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट से आपको लगभग यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिए, जो साकेत है ये मैथिली चरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है। क्या है ये महाकाव्य है, ये रचना है ये, लेकिन कौन सी रचना है? महाकाव्य रचना है साकेत, और इसके जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है। कामायनी ये सभी आपको पता ही होगा, ये जयशंकर प्रसाद का छायावादी महाकाव्य है। कौन सा महाकाव्य है? छायावादी महाकाव्य है। उसी प्रकार गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ठीक है। रचनाकार कौन है, कौन सी भाषा का है, और उपन्यास है या फिर महाकाव्य है, सारी चीजों को मैंने कवर किया है, और पूरा का पूरा आपको याद रखना है। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है? अब यहाँ पे भारत सरकार लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना किसको कहा जाता है? राष्ट्र कवि। तो राष्ट्र कवि की उपाधि जो दी गई है वो मैथिली शरण गुप्त को दी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, आगे लिखा हुआ है। वहीं बात करें माखनलाल चतुर्वेदी, तो ये क्या है? एक भारतीय आत्मा इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा। और यहीं पे सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो ये क्या है? एक प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। आप देखिए ये जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनकी प्रसिद्ध कृति भारत भारती है, इन्हें और राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? इनकी जो कृति थी भारत भारती के लिए इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना, इनकी जो ये रचना है भारत भारती है। देखिए जैसा कि मैंने बताया रामधारी सिंह दिनकर हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। और रश्मि रथी और उर्वशी इनकी जो है ये प्रसिद्ध कृतियां हैं, प्रसिद्ध रचना है। उसी प्रकार सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे है माखनलाल चतुर्वेदी, तो इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? देखिए छायावाद के टोटल 4 स्तंभ हैं, तो इनमें से कौन से शामिल नहीं है ये हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, आपको बताएं जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए और महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैथिली शरण गुप्त जो है ये छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है, ठीक है। ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है। ये कौन है? द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है। छायावाद के स्तंभ ये नहीं है, ठीक है, ये द्विवेदी युग के हैं। तो देखिए जैसे कि जयशंकर प्रसाद है, इन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है, ठीक है, तो ये 4 स्तंभों में शामिल है। उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हें मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और जो महादेवी वर्मा है, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आप लोग, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है यामा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में मुक्त छंद
का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं उन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इनकी कविता कौन सी है? जूही की कली। और कब आई थी ये? सन 1916 में प्रकाशित हुई थी। मुक्त छंद का पहला उदाहरण मानी जाती है। ठीक है, मुक्त छंद का पहला उदाहरण जूही की कली कविता मानी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले। थोड़ा सा डिटेल्स में आप लोग देख सकते हो। जो सुमित्रा नंदन पंत है इनकी कृति कौन सी है? इनकी कृति पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र या फिर मैनिफेस्टो कहा जाता है। ये जो शब्द है ना, घोषणा पत्र तो सभी को पता होगा, लेकिन जो मैनिफेस्टो है ये नहीं पता होगा, तो इसको ध्यान रख लेना। तो सुमित्रा नंदन पंत को उनकी जो कृति थी पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार यहाँ पे अग्जेय जी जो हैं ये प्रयोगवाद और तार सप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तार सप्तक और प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अग्जेय जी हैं। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तार सप्तक। और नागार्जुन जी जो हैं इन्हें आधुनिक कबीर कहा जाता है। ये प्रगतिवादी कवि थे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था और इसके संपादक कौन है? जैसे अभी हमने जस्ट इस पिछले क्वेश्चन में ही यहाँ पे देखा है, आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पे दिया गया है तार सप्तक। कहाँ दिया है? ये तार सप्तक के संपादक जो थे वो कौन थे? अग्जेय थे। अब देखिए यहाँ पे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था और इसके संपादक कौन थे? तो तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 1943 में। और इसके जो संपादक थे वो थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्जेय। देखिए कितना बड़ा नाम है, आपको अग्जेय बस ध्यान रखना है। अग्जेय लगा होगा तो मतलब यही उनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तार सप्तक के प्रकाशन। ठीक है, 1943 में इसका प्रकाशन हुआ। इसके संपादक अग्जेय जी हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से डिटेल्स में देखिए। पहले तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। ये पहला तार सप्तक है। ठीक है, यहीं से हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। कितने? टोटल 4 हुए थे। ठीक है, अब देखिए चारों के बारे में थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है, पहला जो सही उत्तर होगा वही हो जाएगा 1943 में। और यहाँ पे 1936 में प्रेमचंद द्वारा 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद थे। तो जो हुआ था 1936 वाला जो ये तार सप्तक हुआ था वो कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रेमचंद जी थे। और कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अगला है 1951। इस वर्ष दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, दूसरा कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और जो यहाँ पे 1963 था तो यहाँ पे क्या था? इसके जो अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। और 1959 इस वर्ष तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी महाकाव्यों के रचयिता कौन है? ये कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी आपको मतलब आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या पर विचार किया गया है तथा रश्मिरथी जो है ये महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अब आइए जो यहाँ पे रचनाकार है उनकी थोड़ी सी रचनाएं देख लेते हैं। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इन्होंने जयद्रथ वध, पंचवटी और यशोधरा जैसी प्रसिद्ध कृतियां लिखी है। जयद्रथ वध हो गया, पंचवटी और यशोधरा, ये मैथिली शरण गुप्त की है। इसको बिल्कुल आप लोगों को रट लेना है। उसी प्रकार श्याम नारायण पांडे, इनकी कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी है महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रसिद्ध हल्दी घाटी महाकाव्य लिखा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं तुलसीदास, प्रेमचंद, सूरदास, इन सब की रचनाएं पढ़ते हैं, लेकिन वो एग्जाम में आजकल नहीं पूछा। श्याम नारायण की जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? हल्दी घाटी महाकाव्य। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा गया है। ठीक है, हल्दी घाटी। अगला है यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी लिखी है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग।
देखिए अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? संसद से सड़क तक, ठीक है, ये क्या है? एक कविता संग्रह है। तो इसके जो रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं हमारे सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सुदामा पांडे धूमिल। देखिए यह साठोत्तरी कविता के सबसे प्रखर राजनीतिज्ञ कवि माने जाते हैं। कौन? सुदामा पांडे, ठीक है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचना कल सुनना मुझे है, ठीक है, ये प्रसिद्ध है तो इसको भी ध्यान रखना। कल सुनना मुझे इन्हीं की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मुक्तिबोध की बात करें, गजानन माधव मुक्तिबोध, इन्होंने चांद का मुंह टेढ़ा है लिखी है। चांद का मुंह टेढ़ा कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ये मुक्तिबोध का है। और रघुवीर सहाय, इन्होंने लोग भूल गए हैं तथा आत्महत्या के विरुद्ध जैसी रचनाएं लिखी है। कौन कौन सी? लोग भूल गए हैं और आत्महत्या के विरुद्ध, ये दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं जो रघुवीर सहाय की है। अगर यहाँ पे बात करें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, इनकी प्रसिद्ध कृति क्या है? खूंटियों पर टंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कठिन गद्य का प्रेत किस लेखक को कहा जाता है? अभी हमने देखा था कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशव दास को कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, गद्य बोला है तो गलत आपको नहीं करना है। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अज्ञेय जी को कहा जाता है, ठीक है। गद्य से हो जाएगा, अज्ञेय जी को कहा जाता है, ठीक है। इनके उपन्यासों शेखर, एक जीवन और नदी के द्वीप तथा निबंधों की क्लिष्ट भाषा के कारण इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, बट आपको मेन इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे केशव दास की बात करें तो इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? रामचंद्रिका है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो ये संस्कृत और ललित निबंधकार थे और इनकी प्रसिद्ध कृतियां कौन सी है? ये है अशोक के फूल और कोटज, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। और रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक माने जाते हैं, ठीक है, शुक्ल जी। और इन माने जाते हैं तथा चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो चिंतामणि निबंध संग्रह है और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल है। तो यहाँ पे हमने टोटल 20 क्वेश्चन लिए। ये कहने को 20 क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने पूरे ऑप्शन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाया है। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है, हमारे कंटेंट जो है अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। जल्द ही इसके बाद मैं और एक वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग वीडियो में रिस्पॉन्स जरूर देना।